देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त सीए हरीश गुड़। दोस्तों, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम बजट 2022 पर। बजट 2022 में क्या नया आने वाला है, इलेक्शन ईयर है, सरकार क्या गिफ्ट लेकर आ रही है एक आम टैक्स पेयर के लिए, और क्या नया करने वाले हैं सैलरी क्लास के लिए, क्या इकोनॉमी के लिए नया होने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पर हम अपने साथ अपने एक्सपर्ट्स को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। तो आज इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए अंकुर तायल जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बजट 2022 में क्या नया होने की संभावना है, या इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको लेकर के हम ये चाहते हैं कि बजट में ये अमेंडमेंट हो जाए या ये नई चीजें और इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो सर, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थैंक यू हरीश जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हरीश जी, देखिए ऐसा है कि अभी जो ये कोविड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि लगातार अब ये तीसरी लहर एक कोविड की हमारे सामने आई है, तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हम एक मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें, तो एक जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है हमारी, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स हैं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं, कि जिसकी वजह से लोग एक जगह पर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे आप रेस्टोरेंट्स देखोगे तो अभी बीच में बंद रहे। उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं अगर रेस्टोरेंट्स में, तो अगर देखेंगे तो रेस्टोरेंट बंद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रेंट हो गया या उनके फिक्स सैलरीज हो गई, तो कोई ना कोई चीज़ें उनके साथ वहाँ पर जुड़ी रही। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो दोबारा खोल ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट को उनको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी जरूर उनको सहायता या एड या किसी तरीके से कोई रिलैक्सेशन, चाहे वो टैक्सेशन के थ्रू हो, चाहे वो उनको एड देकर है, चाहे उनको कोई हेल्प देकर है, तो कोई ना कोई उनको ऐसी हेल्प देनी पड़ेगी कि वो दोबारा से स्पेंड कर सकें और दोबारा से उनके अंदर ये बात आए कि हम कहीं ना कहीं हमें ये इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करना है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है, तो गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर ऑन दिस aspect, especially for the restaurants and the tour and travel agencies and tour and travel destinations. दूसरा एक जो मुझे लगता है हरीश जी, कहीं ना कहीं जो अभी जीएसटी जो 2017 में गवर्नमेंट ने शुरू किया, आज उसके लिटिगेशंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मेनली जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं इनपुट क्रेडिट को लेकर। अगर इनपुट क्रेडिट मेरे पोर्टल पे शो हो रहा है तो मैंने उसका क्रेडिट ले लिया है, व्यापारी ने गुड फेथ पे उसका ले लिया है, लेकिन सामने वाले ने वो इनपुट क्रेडिट अगर जमा नहीं किया तो देयर इज वन ऑफ द कंडीशन, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2017-18 के केसेस अब जाके खुल रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि सामने वाले ने जमा नहीं किया है, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है ये देखने के लिए उसने जमा किया या नहीं किया। मेरे को पोर्टल पर दिखा, हाँ मेरे उसने अपने पोर्टल पर चढ़ा दिया, मैंने उससे गुड्स या सर्विसेज लिए, लेकिन अब उसके बेसिस पर आज उसका इनपुट का क्रेडिट का रिवर्सल, उसके ऊपर इक्वल अमाउंट की इंटरेस्ट, इक्वल अमाउंट की पेनल्टी, तो इतना हैवी हो जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं उसको कोई भी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो उसको बियर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कोई ना कोई एक एमनेस्टी स्कीम टाइप से, जैसे गवर्नमेंट पहले इनकम टैक्स में भी लाती रही है, आरओसी के लिए लाती रही है, तो जीएसटी में भी कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम की आज की डेट पे जरूरत है कि कोई उसको रिलैक्सेशन देकर कहीं ना कहीं एक एग्जिट उसको कराया जाए व्यापारी को, और आगे से उन चीजों का ध्यान व्यापारी रखे। गवर्नमेंट भी कोई एक ऐसा पोर्टल डेवलप करे या कोई एक ऐसी फैसिलिटी दे जिससे कि मैं ये चेक कर सकूं कि जो मैंने जीएसटी हरीश गौड़ साहब को दिया है किसी सर्विसेज के लिए या किसी गुड्स के लिए, कि वो उन्होंने जमा भी कराया नहीं। आई कैन नॉट चेक इट, मैं इसको चेक नहीं कर सकता, एंड इट इज वन ऑफ द कंडीशन कि मैं क्रेडिट लेने के लिए मुझे उसका कंप्लायंस देखना जरूरी है। तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो एक लॉ ऑफ इम्पॉसिबल की अकॉर्डिंग भी वो एक हर्डल गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, और पिछली जितनी ये गलतियां हुई हैं उनको कहीं ना कहीं एक रैशनलाइज करके एक एमनेस्टी स्कीम के थ्रू लाना चाहिए। तीसरा मेरा कंसर्न जो इसमें हरीश जी है, एक सीनियर सिटीजन को कुछ और बेनिफिट्स टैक्सेशन में मिलने चाहिए, लाइक सेक्शन 80 TTB, क्योंकि सीनियर सिटीजन का अगर आप देखोगे जो रिटायर्ड लोग हैं उनका जो मेजर इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम के थ्रू है। उसमें केवल आज की डेट में सेक्शन 80 TTB में 50,000 रुपए की एक डिडक्शन मिलती है, जो मुझे लगता है कि वो 1 लाख तक बढ़ाने जाने की पूरी जरूरत है, और उसका एक गवर्नमेंट उसमें जरूर कंसीडर भी करेगी। बीच में ये चीजें कहीं मैंने पढ़ी भी थी न्यूज में।
दूसरा एक इसमें इन्होंने पिछली बार एक न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू एक उन्होंने कुछ लिबरलाइज्ड रेट्स दिए कि 2.5%, 5%, 7.5%, कई सारे टैक्स स्लैब बनाए। उसमें लेकिन एक कंडीशन डाल दी कि आपको किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूं पर्सनल व्यू में, दो डिडक्शंस एक ऐसी हैं जो उनमें जरूर मिलनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन 80 टीटीबी जो मैंने अभी बताया 50,000 से 1 लाख करने की उम्मीद है, वो न्यू रिजीम में उनको अलाउ करनी चाहिए टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट। दूसरी एक डिडक्शन है हाउसिंग लोन। जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो सरकार इंटरेस्ट जो हम उस पर पे कर रहे हैं उसमें 2 लाख रुपए की एक डिडक्शन देती है। न्यू टैक्स रिजीम में वो भी नहीं मिल रही है, तो वो एक डिडक्शन और अलाउ कर दें तो ये थोड़ी सी एक सस्टेनेबल न्यू टैक्स रिजीम ऐसी बनेगी कि रियल सेंस में एक आदमी को लगेगा कि हाँ कोई ना कोई बेनिफिट दिया गया है। अभी नहीं तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, वो सब हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम इस टैक्स रिजीम में जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट रियली में चाहती है कि उसमें जाएं तो उन 2-3 डिडक्शंस के बारे में उनको सोचना चाहिए। सारी डिडक्शंस ना दे, रैशनल वे में कुछ ना कुछ डिडक्शंस मिलनी चाहिए। और उसके अलावा हरीश जी मुझे लगता है कि हाँ एक और बहुत बड़ा बर्निंग इशू है कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने सर्किल रेट्स फिक्स कर दिए हैं, ठीक है ना। कई हर जगह एक कलेक्ट्रेट वाइज सर्किल रेट्स हैं हर सिटी के। तो सर्किल रेट जो है वो सर्किल रेट से अगर कम पर डील होती है, क्योंकि कई जगह आप प्रैक्टिकली देखेंगे इवन गाजियाबाद में कि जो सर्किल रेट्स है मार्केट वैल्यू उससे फार लोअर है, नीचे है। तो उसमें अगर नीचे है तो गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर किया। आयुष्मान भारत एक स्कीम लाई थी जून 2021 तक के लिए, सरकार ने उसको बोला कि 10% का जो डिडक्शन है वो 10% का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस शुड बी अलाउड। लेकिन वो 10% का डिफरेंस भी आज की डेट में देखा जाए तो वो कम हो गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका सर्किल रेट 1 करोड़ रुपए है वो रियल सेंस में ही अगर 80 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है तो व्हाई शुड आई पे टैक्स ऑन 90 lakhs 10%? तो इन दैट केस उसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है। जो नोशन मेरी इनकम ही नहीं है उस पर टैक्स ये वसूलने का जो एक सेक्शन बनाया गया है, मेरे हिसाब से इसको भी एक रैशनलाइज करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें ये चर्चा थी कि हम गवर्नमेंट जो है जो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स उसको शिफ्ट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर टैक्स पे, कि जो जितना एक्सपेंडिचर करेगा उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अभी हमारा इनकम टैक्स का जो चल रहा है इसके थ्रू ही, क्योंकि सारा बेस हमने 26AS हो गया या कोई भी चीज है, इनकम को ट्रैक करना आसान है, रादर एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। और उसके अलावा क्या होता है, जो एक बहुत गरीब तबके का आदमी है अगर एक्सपेंडिचर पे आप टैक्स करोगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, बिल्कुल, जिसको हम रियल सेंस में एग्जेम्पशन देना चाहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो इनकम टैक्स वाला जो सिस्टम है दैट इज बेटर, इसको ही थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की और इस तरह की जरूरत है। तो यही मेरे व्यूज हैं हरीश जी इसमें। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी क्या समस्याएं आ रही हैं इंडस्ट्री को, इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं जीएसटी को लेकर के या बाकी डिडक्शंस को लेकर के, या जो सर्किल रेट को लेकर के समस्या सर ने डिस्कस की, वो सारी समस्याएं उम्मीद है सरकार तक हमारी ये बात पहुंचेगी और वो इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे इस आने वाले बजट में। तो इसी सब के साथ हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे अपने दूसरे एक्सपर्ट के साथ और उनके व्यू भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस आने वाले बजट से और क्या उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम